राइजिंग पाकिस्तान की आज की इस खुसूसी नशिस्त में यहाँ कराची स्टूडियोज़ में आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवानी है कि जिनके आने से न सिर्फ मेरे शो की रौनक बढ़ी, हमारे सेट में ऐसी यादें आज शामिल होने वाली हैं इस नशिस्त में कि जिनका टाइम स्पैन 30-50 साल नहीं, पूरे 60 साल थिएटर, रेडियो, टीवी, फिल्म और पाकिस्तान टेलीविज़न के जब हम गोल्डन एरा की बात करते हैं, वो ड्रामे जो आज भी चलें तो आपका चैनल चेंज करने को दिल नहीं करता, उस वक्त के ब्लैक एंड वाइट से लेके कलर ड्रामों की शान और हुआ करते थे जो चेहरे, उनमें से एक। एंड आई एम सो वेरी ऑनर्ड एंड प्लीज्ड कि मोहतरम औरंगज़ेब लगारी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। आदाब, गुड मॉर्निंग सर। वालेकुम अस्सलाम और सबको सलाम। बहुत शुक्रिया लगारी साहब। आपकी जो ज़ाती तौर पे ना एज अ पर्सन जो मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ पसंद है वो ये है कि आप बहुत अच्छे लिसनर हैं। आप लोगों की बात सुनने का ऐसा आपने प्लेटफॉर्म खोला हुआ है कि आपके पास तो बहुत यादें होंगी एक्टर्स की, डायरेक्टर्स की। कभी सोचा इन यादों को लिखें या किताब की शक्ल में? मतलब 60 इयर्स, कितनी जनरेशंस ने आपके सामने अपनी कहानियां रखी हैं और आप अच्छी तरह खामोशी से सुनते रहे। ये तो सही कहा आपने। वाकई काम ऑब्जर्वर तो हूँ मैं बहुत कुछ देखता जो आया हूँ। मैं बच्चा ही था जब इस फील्ड में आ गया। एक लिहाज से स्कूल एज से ड्रामा वगैरह में काम करना शुरू किया और उसके बाद स्कूल एज से फिर कॉलेज में आए। कैडेट कॉलेज पिटारो में आ गया सिंध में। वहाँ से मैंने FSC किया। वहाँ भी फ़न कदा एक ड्रामेटिक सोसाइटी बना ली, वहाँ वो करते रहे। जहाँ जरदारी साहब भी पढ़ते रहे हैं और जतोई साहब जी। पिटारो कैडेट कॉलेज ने तो बड़े बड़े नाम। बिल्कुल। मैं उसके पायनियर्स में से 4th एंट्री में था। अच्छा अच्छा। तो फिर उसके बाद तो लिखने का कभी नहीं सोचा कि ये यादें लिखी जाए? बड़ा सोचा, क्योंकि इतना कुछ आता है ना दिमाग में जिसका भी जिक्र होता है, सब सामने ही है। एक बच्चा होता था तौसीफ, खूबसूरत सा, मेरे सामने आया। आज उस सामने बाबा बन गया। बाबा बना हुआ है। होस्ट का बाबा है माशाल्लाह। तो ऐसे सारे बच्चे बाबे बन के सामने आए और बड़ा अच्छा। और आप वैसे के वैसे ही? नहीं, हम बाबे हो गए और आप? हम पड़बाबे हो गए। अच्छा, ये बताइए कि आपका ताल्लुक लगारी पॉलिटिकल फैमिली, आपके कजन्स, अंकल्स वगैरह सियासत से बड़ा, तो आपका माशाल्लाह वो भी एक शोहरत होती है, लेकिन जो आपने शोहरत पाई, तो कभी होता था कि आपके कोई कजन्स वजन्स, आपके फैमिली के लोग जो बहुत बड़े बड़े सियासतदान, अब इस वक्त हम नाम नहीं लेते, तो वो आपसे कभी जेलस होते थे कि लो भाई हम तो सियासत में इतना मतलब मेहनत तलब काम करते हैं, ये अदाकार जो है ऑटोग्राफ सिलसिले कहा करते थे? बड़े बड़े सियासतदान, बड़ा बड़ा नाम उनका, मुझे मिलते थे, यार तुम क्या हो यार, मैं फ़ोन आता है, मैं फ़ोन उठाता हूँ, हाँ जी, वो कहते हैं कौन बोल रहे हैं? मैं कहता हूँ लगारी बोल रहा हूँ। कहते हैं औरंगज़ेब लगारी। यार तो मैं फिर कहता नहीं भाई मैं ये हूँ। तो उन्हें वो बुरा लगता था या पता नहीं क्या। बहरहाल उन्होंने कभी ऐसा सच तो नहीं पसंद किया ये काम, या शायद जेलसी है कि वो पसंदीदगी का इजहार नहीं करते। ये मैं तो बहुत कंटेंटेड हूँ, बहुत ही अच्छा। मेरा शौक़ था और वही शौक़ प्रोफेशन ही बन गया। तो आई एम लकीस्ट पर्सन, आई वुड से वन ऑफ द लकीस्ट पर्सन कि शौक़ ही आपका प्रोफेशन बन जाए, इससे अच्छी और क्या बात होती है। कभी कुछ और बनने का नहीं सोचा? नहीं, सोचने का वक्त ही नहीं मिला। अब बुढ़ापे में सोचता हूँ कि काश सोचा होता। अच्छा, तो मसलन क्या? मसलन ये कि अब रिटायरमेंट एज है। रिटायरमेंट एज मीन्स रिटायरमेंट होता है कि काम बस कर देना चाहिए, कुछ और करना चाहिए। तो अब हम रिटायर भी हों तो हमें ना कोई ऐसी गवर्नमेंट की तरफ से या किसी किस्म की सिक्योरिटी नहीं है। अभी कोई हमारा वो नहीं, बेनिफिट्स नहीं मिलते। हमें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ज़्यादा से ज़्यादा दे देते हैं। वो 5-10 लाख मिलता है तो वो 5-10 लाख चला जाता है 5-10 दिनों में, महीनों में। तो वो चला जाता है। तो उसके बाद कोई सिक्योरिटी नहीं है। हमारा घर नहीं होता, हमारी मेडिकल नहीं होता, हमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती। तो फिर इस एज में ब्रेड एंड बटर के लिए काम करना बहुत अजियतनाक है। आपके माशाल्लाह 75 प्लस? हाँ प्लस, बिल्कुल बिल्कुल एज है। तो ये क्या कोई ख़ास आपकी रूटीन है? हाउ डू यू मेंटेन योर हेल्थ?
कुछ खास खाते हैं, क्या चीज़ें नहीं खाते हैं, कुछ डूज एंड डोंट्स हैं लाइफस्टाइल? मेरा ख्याल है कि एक सिक्योरिटी देने वाला है ऊपर बैठा हुआ उसने ये सब कुछ कायम रखा हुआ कि बात अब तक बनी हुई माशाल्लाह चल रहा है सिलसिला। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, जिंदगी दे, सेहत के साथ जिंदगी दे और आप इसी तरह। अच्छा अभी मैं जिक्र ना वारिस का ज़रूर करना चाहूँगा। ओह या वारिस जैसा काम नहीं हुआ जब आप लोग कर रहे थे, जब वो स्टार्ट हुआ तो गालिबन 3-4 एपिसोड्स के बाद ऑन एयर जाना शुरू हुआ था। उस वक्त कुछ अंदाजा था कि ये चौधरी हशमत का कैरेक्टर और ये सारे आपके फिरदौस भाई का कैरेक्टर ये नहीं बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, बल्कि चौधरी हशमत का जो कैरेक्टर था जब बेसिकली लिखा गया था तो 3 एपिसोड में उसने फौत हो जाना था। अच्छा, कहानी तो आगे और महबूब आलम साहब ने जो किया और जिनकी वजह से वायरस हो गया दुनिया भर में, बिल्कुल जिस तरह से वो कामयाब हुआ। तो वो तो रोल ऐसे पहले निसार कादरी साहब को मिला, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि भाई 2-3 एपिसोड हैं क्या मैं करूँगा। फिर अयूब खान साहब को मिला, उन्होंने कहा रिक्वेस्ट किया कि उनसे वो करें, वो भी कहने लगे मरहूम के नहीं मैं इतना छोटा रोल नहीं कर सकता, क्या है ऐसे कोई नहीं किसी और बच्चे को दे दे। फिर उन्होंने कहा एक नया आर्टिस्ट है महबूब आलम, वो नया है, इसको 2-3 एपिसोड है ये तो कर ही जाएगा तो इसको कराएं। अच्छा, और वो जब ऑन एयर गया तो वो पकड़ भी नहीं आता था, वही महबूब आलम था, चौधरी हशमत, उसकी आंखें, उसकी बेल्ट, अल्लाह ने ऐसा किया कि वायरस बन गया। तो फिर वो कहानी को फिर साथ साथ चेंज किया गया फिर और बनाया गया उसको। अच्छा। कहानी साथ साथ लिखी जाती थी, साथ साथ आगे चलते थे, तो ख़त्म ही नहीं होता। 13 एपिसोड का वारिस था ना जैसे जी, तो वो इतनी पकड़ में आ गया, लोगों को इतने इन्वॉल्व हो गए और इतनी कमिटेड व्यूअर थे। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि पाकिस्तान में टेलीविज़न ख़रीदना भी वारिस ने सिखाया। वाह वाह वाह। यानी टीवी नहीं होता था घरों में, बिल्कुल ही नहीं होता था। शुरू में हम जब काम करते थे तो हम बाहर निकलते थे, कम लोग पहचानते थे, तो वारिस की वजह से लोग पहचानने लगे। और वारिस की वजह से लोगों ने, मैंने देखा जेवर बेच के गरीबों ने भी टीवी लिए कि टीवी होना चाहिए, वारिस देखना है, वारिस देखना। सारी दुनिया में लाइफस्टाइल को बदल के रखता है इस मुल्क के। तो आपका अब ये मवाजना अगर आप करें तो क्या ये बेहतर एक स्ट्रैटेजी और अप्रोच है लगारी साहब के ड्रामा साथ साथ बन रहा हो और साथ साथ चल रहा हो ताकि फीडबैक के मुताबिक, या अब तो एक रिवाज ये भी है कि जी पूरा एक दफ़ा कंप्लीट बन गए 16 किस्तें या 22 किस्तें या 26 किस्तें और एक दफ़ा, कौन सा तरीका आपके ख्याल में ज़्यादा बेहतर है? तरीका तो जो भी कहना चाहिए बेहतर वो ही हो या ये हो, आजकल तो कोई म्यार ही नहीं रहा, तो तरीके की क्या बात है। आजकल तो कोई प्रायोरिटीज़ की समझ नहीं आती कि लोग चाह क्या रहे हैं। हम जब वो ज़माना था जब सीरियल शुरू करते थे या प्लान करते थे, जब डिस्कस करते थे तो उसी में ही बात हो जाती थी कि इसका मकसद क्या है, व्हाट आर वी ट्राइंग टू कम्युनिकेट, हम क्या बताना चाह रहे हैं, क्या मकसद है। एजुकेशन साथ होती थी ड्रामे की। अब तो ऐसा काम ही नहीं है, अब तो इट्स शो बिज़ एंड शो बिज़। अब तो दिखावे के लिए कुछ चीज़ें हैं जो डेकोरेशन पीसेस की तरह आती हैं और वो चली जाती हैं। अब बड़े आर्टिस्ट हैं जो बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन घरों में किसी से पूछें इनका नाम क्या है, किसी को नाम भी नहीं पता होता। तो लोग, व्यूअर कमिटेड नहीं है, व्यूअर इतना कंसर्न नहीं है ड्रामों के बारे में, क्योंकि ड्रामों का स्टैंडर्ड ही बड़ा अजीब सा, वाहियात भी कह सकते हैं, कुछ हद तक हो गया है। दुख होता है, लेकिन प्रायोरिटीज़ हैं, पता नहीं किसकी क्यों होता है। कहाँ ये जाता है लगारी साहब के जो व्यूअर देखना चाहता है हम तो वही बना के दिखाएंगे? नहीं, ये बहुत गंदा और गलत जवाब है जो दिया जाता है कि व्यूअर यही चाहता है। व्यूअर का तो जो गंद दिखाना चाहेंगे वो तो उसी में पीछे पड़ जाएगा, देखता रहेगा। ये तो कोई वजह नहीं है। बिल्कुल हमारे ड्रामे जो थे वो वाकई अच्छे थे और लोग बहुत पसंद करते थे। अब वारिस में मेरा कैरेक्टर था, दैट वाज ओनली द कैरेक्टर विच वॉज पॉजिटिव। सारे तकरीबन नेगेटिव रोल्स थे ना। तो लोगों को मैं बता रहा हूँ कि इतना कमिटेड व्यूअर था, इतना देखना, शौक़ से देखना, इतने इन्वॉल्व हो जाते थे कि मेरा जब वारिस में डेथ होती है
मेरा भाई मुझे मर्डर कर देता है उसमें। बिल्कुल। तो वो जो कत्ल होता है तो दूसरे दिन अखबार में पढ़ा तो 2 बंदों की हार्ट अटैक हो गया, डेथ हो गई। उस सीन को देख के, उस सीन को देख के एक खातून और एक बंदा जो था वो देखते हुए वो इतने इन्वॉल्व थे उस ड्रामे के साथ लोग। यानी दुख है वैसे कि हाँ, ये तो बड़ी दुख की बात है, लेकिन ये बताता है कि कितनी कंसर्न थे लोग। अमजद जब तीसरे दिन गए अपना कॉलेज में पढ़ाने के लिए, तो उनके ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ था कि आज पुत्र न्याज अली का स्वयं है, दुआ कीजिए। पुत्र न्याज, क्या कैरेक्टर्स थे देखिए, पुत्र न्याज अली। और खैर जिस तरह महबूब आलम साहब की खैरदायगी भी, मतलब मेरा ख्याल है कि उस एक किरदार ने आप सब लोगों के करियर्स, आप लोग एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स तो थे, लेकिन आपके करियर्स को ना, हाँ जी, उससे पहले हम 10-20 साल काम कर चुके थे, लेकिन कैरेक्टर के नाम से पुकारा जाता था हमें कि पुत्र न्याज अली। नहीं, पुत्र न्याज अली तो बाद में जब आया, उससे पहले ऐसे किसी में सज्जाद हमें देख के कहते थे ये सज्जाद जा रहा है, ये मकबूल जा रहा है। जो रोल हमने किया होता था उसको वो नाम से पुकार। वारिस के बाद लोग कहने लगे ये औरंगजेब लगारी जा। और इसमें न सिर्फ मुझे, आबिद अली को, फिरदौस जमाल को, सबको, उस्मा गिलानी साहिबा का, शुजात हाशमी गिलानी, बहुत सब लोग ऐसे आए पाकिस्तान, बल्कि पीटीवी जो है उसमें। एब्सोल्युटली। और फिर भारत में जिस तरह से फिर इन ड्रामों की पजीराई हुई, और हमने तो सुना कि वहाँ पे एकेडमीज में फिर ये दिखाए जाते थे, ये ड्रामे बिल्कुल दिखाए जाते थे। ये सच बात है जी। मैं भारत भी गया तो वहाँ देखा मैंने कि लोगों की जो सताइश थी, जिस तरह से वो हमारे कैरेक्टर्स के बारे में बात करते वो देखते थे। इंग्लैंड में मैं गया तो इंग्लैंड में एक बच्चा था मयूर, इंडियन एक्टर था, जो अमिताभ बच्चन का बचपन किया करता था हमेशा। तो उसने वो मुझे मिला इंग्लैंड में, तो उसने मुझे मिल के ऐसा मिला जैसे तरसा हुआ हो, जैसे मुझे कहने लगा कि लगारी भाई, मैंने अपनी एक एकेडमी बनाई है, आर्ट एकेडमी इंग्लैंड में, लंदन में, तो आप वो ज़रा विज़िट करें, ज़रूर करें। तो मैं फिर उसकी एकेडमी में मुझे ले गए, तो उनके लिए तो must have been a treat। जब मैं उसकी एकेडमी में गया तो वो दिखाते दिखाते मुझे अपने तो एक रूम में ले गया, वहाँ सारे ऐसे कैसेट्स रखे हुए थे, और वो बड़े बड़े VHS के कैसेट्स। तो उसने कहा ये देखें, ये पीटीवी के ड्रामे सारे, कहने लगा आपके ड्रामे ये लगाए हुए मैंने, वाह, सिखाने के लिए बच्चों को। क्या बात। तो ये वाकई मतलब। औरंगजेब लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं राइजिंग पाकिस्तान में। इस खुसूसी नशिस्त का सिलसिला जारी है। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अभी वापस आएंगे। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मोहतरम औरंगजेब लगारी साहब आज हमारी शो की रौनक बढ़ा रहे हैं, हमारे सेट्स पे यहाँ कराची स्टूडियोज में मौजूद हैं। अच्छा लगारी साहब, आपने माशाल्लाह कुछ 40-50 फिल्में की। अच्छा, फिल्म ने फिर ऐसे नोज डाइव किया जी। हमारी फिल्म इंडस्ट्री का जहाज क्रैश हुआ, अब फिर से टेक ऑफ कर रहा है। ये हाल ही में जो आई थिंक सेम इज द केस विद टीवी टू। सेम इज द केस विद टीवी बिल्कुल। तो ये हाल ही में जो फिल्में आई हैं पिछले 3-4 साल में, बड़ी अच्छी फिल्म, कोई देखने का मौका मिला? कैसी फिल्म कैसी बन रही है? नहीं, इस वक्त जो बच्चे बना रहे हैं ना, नए नबील वगैरह, बहुत अच्छा डायरेक्शन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो चूँकि एक हमारा बहुत मुद्दत से बुरा पीरियड जा रहा है जी, अफसोसनाक पीरियड जा रहा है फिल्मों का, तो इसलिए वो मुहावरा नहीं रहा लिखने का, तो लिखने वाला बहुत कमज़ोर हो गया। टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, पहले से बहुत बेहतर। हमारे पिछला दौर भी जो था ना बहुत अच्छा, उससे भी ये बच्चे बहुत बेहतर हैं। क्योंकि मेरा जो मदर इंस्टीट्यूशन है, कह सकते हैं आप, के डायरेक्शन है। मैं फिल्मों में भी डायरेक्शन में मैं असिस्ट करता रहा हूँ। दिलीप सायका, पुराने लोगों के साथ, समी साहब के साथ, फरीद अहमद के साथ, सलमान साहब के साथ, हाफिज साहब के साथ मैं असिस्ट करता रहा उन्हें। तो उस नज़र से आप देखें तो उस नज़र से देखता हूँ तो अब बहुत स्ट्रांग है हमारे बच्चे, जो टेक्निकली हैं और इक्विपमेंट के हिसाब से, लॉजिस्टिक्स भी बहुत अच्छी हैं। लेकिन इन बच्चों को कहानियाँ, वो स्क्रीन प्ले नहीं मिल रहा। कहानी तो नहीं कहना चाहिए, स्क्रीन प्ले, कहानी तो सिर्फ कुछ नहीं होती, टीवी की हो या फिल्म की हो। कहानी तो आपको क्या मिसाल दूँ मैं, अब देखें ना, एक जहाज़ है, कहानी है
कि एक जहाज़ है वो बहुत अच्छा बनाया जाता है जो कभी नहीं डूबेगा और इतना अच्छा है, और उसकी पहले वीआईपी उसकी पहले सर्विस होती है और उसमें बड़े बड़े लोग बैठने हैं और पहली दफ़ा उसने जाना है, ना डूबने वाला जहाज़ एक तरह से चाहता है और वो रास्ते में डूब जाता है, कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ बच जाते हैं। अब ये कहानी है ना टोटल, लेकिन द प्रेजेंटेशन, द मेकिंग, उनके जो डायरेक्शन है और स्क्रीन प्ले है, उसने उसको टाइटैनिक बना दिया ना। वरना तो कहानी क्या है, एक जहाज नया बना, यहाँ से चला वहाँ रास्ते में डूब गया, ये ख़त्म। तो इसलिए कहानी का मैं समझता हूँ ऐसी बात नहीं होती। अच्छा। एक बेसिक लाइन तो ज़रूर है, होनी चाहिए, लेकिन स्क्रीन प्ले इज़ द मेन थिंग। वो नहीं है अभी पाकिस्तान में हाथ आ रहा, ना टीवी वालों को ना फिल्म वालों को। वो जो ही इनके हाथ पड़ गए और वो हो गया, तो मेरा ख्याल है हम लोग इंडिया से तो बहुत आगे हैं। हमारे टैलेंट वाइज भी, मेहनत वाइज भी हमारे बहुत डिवोटेड लोग हैं, बहुत अच्छे हैं, और हम सीनियर भी हैं। यंग लड़के लड़कियां एक्टिंग का मयार आपको कैसे लगता है? बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि एजुकेटेड बच्चे आ रहे हैं। पहले हम जो थे वो तो अक्सर लोग जो थे हार्डली कोई ग्रेजुएट मिलता था, कोई मैट्रिक से आ गया, कोई कैसे आ गया, क्योंकि ऐसे ही होते थे। तो अब तो माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे बच्चे, कल्चर्ड, सारा कुछ उनको पता है। अगर उन्हें बताने वाला हो कोई वो है, वो चूँकि सारा कुछ ही रुका हुआ था जी, तो वो अब नया है। सब बच्चे करने वाले भी नए हैं, डायरेक्टर्स भी नए हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता वो बस्ती है। वी कैन होप फॉर द बेस्ट। गुड। अच्छा लगारी साहब, अब ये बताएं कि हमारा क्योंकि शो जो है बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ और बच्चे बहुत शौक से देखते हैं मेरा प्रोग्राम, थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में बताएं। आपका बचपन कैसा था? आप शरारती थे या उस वक्त भी एक अच्छे लिसनर ही थे आप? नहीं, बचपन मेरा मैं 5वीं 6वीं जमात से 7वीं जमात से तो एक्टिंग में आ गया था। इसी शौक़ में, कोई इतना ज़्यादा पढ़ाई में भी वो नहीं था। स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा था। कैडेट कॉलेज पिटारो में मैं फुटबॉल का भी कलर होल्डर था, मैं बास्केटबॉल का भी कलर होल्डर था, ड्रामेटिक सोसाइटी का बेस्ट एक्टर डिक्लेयर हुआ। इस तरह से ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। पढ़ने भी कभी क्लास में भी जाते थे? पढ़ने जाना पड़ता था बिकॉज वो तो मजबूरी थी, लेकिन दिलचस्पी नहीं होती थी। फुटबॉल खेलते थे, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती थी। बास्केटबॉल में तो मैथमेटिक्स के सवाल में जब ज़ीरो लिखा आता था तो ज़ीरो को हम जूम कर जाते थे और वो फुटबॉल बन जाती थी और ग्राउंड में चले जाते। तो शौक़ उस तरफ ही रहा, और खेलने से ही फिर खेल ड्रामे में आ गए, और फिर फिल्म में, स्टेज पर, और फिर टीवी। लेकिन उस वक्त तो टेलीविज़न की दुनिया का पता ही नहीं था ना कि इस डब्बे में से कैसा जादू निकल के आएगा, है ना? तो वो जो वक्त, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने ज़ीरो से टेलीविज़न की, रेडियो से टेलीविज़न की, फिर टेलीविज़न से कलर की, और अब आजकल देखें तो ये इंस्टाग्राम और ये फेसबुक। कमाल के बच्चे बस उसी पे लग गए हैं आजकल। तो बीमारी हो गई, रिश्ते टूटने लग गए हैं, बच्चों से दूर हो गए हैं। बच्चों को एहसास ही नहीं रहा कि पेरेंट्स कुछ चीज़ है, इनके पास जाना, बैठना चाहिए, टाइम देना चाहिए। एक सज़ा होती है अगर बच्चा हमारे साथ बैठ जाता है, तो उसके एक्सप्रेशन से पता चलता है कि कहता है कब मैं यहाँ से उठूँ, अपने मोबाइल पर जाऊँ। तो बहुत अफसोसनाक है। तरबियत में भी एक कमी है, मैं समझता हूँ कि तरबियत भी ठीक नहीं हो रही। ये जो प्रेशर है, इकोनॉमिक प्रेशर है मुल्क में, उसकी वजह से पेरेंट्स को उसी प्रेशर में इतना आगे चले गए हैं कि बच्चों की तरफ शायद तवज्जो नहीं दे रहे। तो वो इस्माइल पैदा नहीं हो रहा, बिकॉज इब्राहिम ही नहीं रहा। तो इब्राहिम होगा तो इस्माइल होगा ना। अच्छा। तो वो मैं समझता हूँ कि कमी है। बच्चों को तरबियत देनी चाहिए, कम से कम। हम इस कैमरे के हवाले से तो बच्चों तक पहुँच सकते हैं, उन्हें वो तो बता सकते हैं कि बच्चों को बेसिक चीज़ों का एहसास हो कि सच बोलना है, इन तो दीन के साथ निस्बत रखनी है। ये रूट्स हैं हमारी नाकामी की वजह। मैं कहता हूँ पाकिस्तान अगर नीचे है, कोई कहता है कि जी प्याज महंगे हो गए, कोई कहता है टमाटर महंगे हो गए, चीज़ें महंगाई हो गई, और ये नहीं सोचते कि वो क्यों महंगाई हो गई। इसके पीछे झूठ है तो सिर्फ, इसके पीछे बेईमानी है, इसके पीछे वो इमरान खान नहीं है, इसके पीछे जरदारी नहीं है, इसके पीछे नवाज़ शरीफ नहीं है, इसके पीछे हमारी बेईमानी है, हमारा झूठ है।
मेरा गांव से ताल्लुक़ है, हम एग्रीकल्चरिस्ट हैं बेसिकली, तो मुझे पता है कि प्याज और टमाटर जब गांव से निकलता है तो 5 रुपए किलो होता है, और वही टमाटर बाज़ार में जब बिक रहा है तो 100 रुपये भी बिक रहा होता है, कभी 70 रुपये बिक रहा है, कभी 30 पर आ जाता है, तो कहते हैं जी वाह 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 30 रुपये किलो हो गया। तो नो, इट इज़ बिकॉज ऑफ अस। ये नहीं कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, गंदम जितनी होती है खा खा के मर जाए, हमारे पास तो इतना आटा है कि हम कभी जितना भी खाएं काम नहीं हो सकता। इसी तरह सारी सब्जियां, सब कुछ है, कहीं कुछ लीकेज है, कहीं कोई बेईमानी है, तो बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि इस बेईमानी से हमने निकलना है, हमने सच में आना है। हम ठीक हो जाएंगे तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा लीडर ठीक हो जाए, हमारे ये ठीक हो जाए, हम ठीक हो जाए। हम नहीं ठीक हो पा रहे। अब रेडी वाले को तो कोई नहीं कहता कि आप गलत तोलो, आप गंदे तोलो, तो वो तो उसके अंदर हम में कमी है। ठीक ठीक जी। लगारी साहब ये बताएं कि जब आपके बच्चों के लिए तो बड़ा आसान, अगर कोई आज का औरंगजेब खड़े होकर कहता है कि मैंने अदाकार बनना है, तो शायद एक्सेप्टेंस लेवल उस वक्त घर से कुछ डांट फांट पड़ी थी जब नहीं, मैं तो चूँकि हॉस्टल्स में था, मैं घर मेरा बहुत दूर था, मैं डिस्ट्रिक्ट रहीमाबाद से ताल्लुक़ है मेरा, तो मैं लाहौर में पढ़ता रहा, मैं 6ठी जमात से ही आ गया था, तो इसलिए उन्हें पता ही नहीं था कि मैं किधर हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ या मैं वो हॉस्टल्स में लड़का हाथ से निकल चुका। हाथ से निकल, उन्हें जब पता चला, जब उन्होंने देखा कहीं, वो देखा उन्होंने जाके 20 साल बाद जब टीवी आया, तो फिर मैं तो 58 बात बहुत दूर निकल चुकी थी, तो फिर अच्छा पसंद ही किया उन्होंने, कोई ऐसा बुरा नहीं मनाया। अच्छा, दे वर हैप्पी टू सी मी ऑन टीवी। एग्जैक्टली। अच्छा, आखिर में कोई एक जिंदगी का रिग्रेट, कोई एक ऐसी चीज जिसको आप रिग्रेट करते हैं, जो आज मौका मिले तो उस अपने जिंदगी के फैसले को बदलना चाहेंगे? मेरा ख्याल है कि ये जो शौक है ना, जिसमें मैं पड़ गया, ये रिग्रेट तो नहीं है कि मैंने ज़िंदगी कैसे गुजारी, लेकिन अब रिटायरमेंट में आके जब मैं देखता हूँ कि ना हमारा कोई सिक्योरिटी गवर्नमेंट करती है, ना किसी किस्म का किसी भी लेवल पे हमें किसी किस्म की ओल्ड एज में बेनिफिट्स मिलते हैं, ना घर होता है, ना मेडिकल होता है, ना हमारे पास कुछ, तो अब रिग्रेट ये होता है कि यार साथ कोई काम किया होता, कोई बिज़नेस किया होता, तो अब भी मैं बच्चों को कहूँगा कि हमारा काम जो ऐसा नहीं है कि करने लग जाएं तो आप हिट हो जाएंगे और पैसे आ जाएंगे। किसी के आते हैं, किसी के पास नहीं भी आते, जैसे हमें नहीं आए, ठीक, यहाँ हमारे ज़माने में पैसा था ही नहीं। हाँ, वो तो अब आया जब हम बूढ़े हो गए, तो बिल्कुल ठीक। तो बच्चों को चाहिए कि ये चूँकि रिस्की काम है, इसलिए पहले अपने आप को पढ़ाई में अपने आप को स्किल्ड करें, पहले कोई काम करें, काम के काबिल हो जाएं, फिर उसके बाद शौक में आ जाए। चाहे वो ये शौक तो इसकी कोई एज थोड़ी है, एक्टिंग हैज़ नो एज, किसी एज में भी आप कर सकते हैं। आपने बल्कि खुद रिटायरमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो वो आपकी सेहत इजाज़त ना दे वो अलहदा बात है, लेकिन वैसे तो 100 साल की उम्र में भी लोगों ने अभी हम कर रहे हैं, अब भी हम कर रहे हैं, बिल्कुल माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको लगाए सब सेहत दे और आप इसी तरह काम करते रहें और मुस्कुराते रहें। बस दुआ करें कि पाकिस्तान में ये पजीराई होने लग जाएँ। अब कोई मौसम बदला है माशाल्लाह, अब तो मेडिकल फैसिलिटी दे दी है बहुत अच्छी। इमरान खान ने बहुत बड़ा वेंचर, 70 साल में मैंने नहीं देखा कि ये मेडिकल फैसिलिटी मिली है। 7 लाख रुपए एक घर को मिल रहे हैं, और मिल रहे हैं। तो सिर्फ मैंने अभी देखा, मेरे सामने एक ऑपरेशन हुआ, 2-3 लाख रुपए का, तो वो बिल्कुल फ्री उन्होंने किया, क्योंकि वो उसमें था बिल्कुल। उन्होंने कहा बस वो आप अपना साइन करें, और रजिस्टर में उन्होंने साइन किया और उनको मिल गया। तो ये मेडिकल का हो रहा है, फिर वो एहसास प्रोग्राम है, चीज़ें अच्छी तो कुछ हो रही हैं ना, जैसे दरख्त लग रहे हैं। एग्जैक्टली बहुत अच्छा काम हो रहा है। लगारी साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत लुत्फ आया आपसे मिलकर हमेशा ही। जैसे मैंने प्रोग्राम के नशिस्त के आगाज़ में आपको कहा था कि लगारी साहब बहुत अच्छे लिसनर हैं, बातें तो बहुत लुत्फ करते हैं, लेकिन उनके साथ बैठ जाओ तो फिर ये आपकी पोटली जो ये खोलते हैं वो भी बड़ा दिलचस्प अमल होता है जब ये आपसे गप लगाते हैं, और आपके सारे राज जो है अपने दिल में दफन कर लेते हैं। अल्लाह करे हमारी बातें बच्चों तक, लोगों तक पहुँचे भी, कि सच को पकड़ के रखें, दीन के साथ निस्बत रखें। आमीन। इसी में ही फलाह है, इसी में ही फलाह है। सर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। राइजिंग पाकिस्तान की इस खुसूसी नशिस्त में आपने लगारी साहब की बातें सुनी। आपको कैसा लगा हमारे पेज, फेसबुक पेज पर ज़रूर जाके बताइएगा, इनबॉक्स कीजिएगा। राइजिंग पाकिस्तान हमारे फेसबुक पेज का नाम है। अपना ख्याल रखिए,
खुदा हाफिज़।